कल हम लोगों ने संस्कृत में जाना कि त्रिमुनि क्या होते हैं, संस्कृत के त्रिमुनि किसको कहते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में जाना। अष्टाध्यायी के ऊपर हमने चर्चा की थी। अष्टाध्यायी के ऊपर आज फिर से थोड़ा सा मैं उसी से शुरू करूंगा कि अष्टाध्यायी से चर्चा करूंगा। अच्छा, अष्टाध्यायी से चर्चा करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके बारे में बता के फिर मैं वर्णमाला अष्टाध्यायी वगैरह शुरू करता हूँ। तो पहला जो पॉइंट आप नोट करिए ये है कि संस्कृत का, इस संस्कृत शब्द का विच्छेद पूछा जाता है एग्जाम में आपके, कि संस्कृत शब्द में कौन सी धातु है या फिर कौन सा उपसर्ग है या फिर कौन सा प्रत्यय है। अच्छा, यही तीन चीजें क्यों पूछी जाती हैं आपको पता है? ऐसा कभी सोचा है कि यही तीन चीजें क्यों पूछी जाती हैं आपसे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल और केवल यही तीन तत्व ऐसे हैं जो शब्द रचना के तत्व कहलाते हैं संस्कृत में। कौन कौन से? पहला हो गया आपका उपसर्ग, दूसरा हो गया आपका धातु और तीसरा हो गया आपका प्रत्यय। इन तीन तत्वों से मिलकर ही संस्कृत के सारे शब्द जो होते हैं वो बने हुए होते हैं। तो इस संस्कृत शब्द का यदि आपसे एग्जाम में पूछे तो आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपी टेट के आपको नेट जेआरएफ करना नहीं है। तो केवल और केवल हम इसको एक लाइन में समझते हैं और चलते हैं आगे। इसका जब हम विच्छेद करेंगे, इसको जब हम खंडित करेंगे तो क्या क्या आएगा? इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है, सम उपसर्ग लगा हुआ है। फिर धन कर दीजिए, क्री प्रत्यय है, क्री धातु है इसके अंतर्गत। क्या है? क्री धातु है इसके अंतर्गत। और फिर धन करिए और इसके अंतर्गत कत, कत जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रत्यय लगा हुआ है। ये तीन चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अच्छा, एक और सवाल पूछता है जिसको मैं बता दूं, किसका आगम किसका होता है? तो सुट का आगम होता है इसके अंतर्गत, सुट का आगम होता है। केवल यही ध्यान रखिएगा। अगर ये बताने बैठ जाऊं, अच्छा मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि सुट का आगम क्यों होता है। इस कत प्रत्यय के जगह पे सुट का आगम हो जाता है। ये ऐसा जब आप प्रत्यय पढ़ोगे तो उसके अंतर्गत जब सूत्र आएंगे तो हम समझेंगे, यहाँ पे समझने का कोई औचित्य नहीं बनता। ठीक, तो इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। ये क्या है? ये है उपसर्ग। ये क्या है? तो ये है धातु। और ये क्या है? तो ये है प्रत्यय। ये चीजें इसको नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट इसमें आता है हमारा, जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी तरीके का एक और शब्द है जिसको हम व्याकरण कहते हैं। इस व्याकरण का पूछा जाता है क्या, कि व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय कौन सा है या फिर उपसर्ग कौन सा है या फिर कौन सी धातु है, ठीक है। या फिर ये भी पूछ देता है कि व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण शब्द का विच्छेद करके बताइए निम्न में से कौन सा विकल्प व्याकरण शब्द का विच्छेद है। तो वो हम करके देखेंगे। सबसे पहले ये वी है, वी उपसर्ग है। अच्छा, आपको एक चीज और पता है ना कि जो उपसर्ग चाहे प्रत्यय होते हैं वो शब्द एक से अधिक बार भी प्रयोग में आ सकते हैं, ठीक है। वो शब्दों के साथ एक उपसर्ग, दो उपसर्ग, तीन उपसर्ग ऐसा हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि केवल एक ही उपसर्ग प्रयुक्त हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस व्याकरण में कितने उपसर्ग है? दो उपसर्ग है। पहला तो वी है और दूसरे को कहते हैं अंग, अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग, अंग प्रत्यय कहते हैं, अंग उपसर्ग कहते हैं। उसके बाद इसके अंतर्गत भी कौन सी धातु है? तो क्री धातु इसके अंतर्गत भी आती है। फिर लास्ट में इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है उसका नाम है ल्युट, ल्युट प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ल्युट प्रत्यय। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब ध्यान दो, अगर मैं इसका समझाने बैठूं तो समझाने को समझा सकता हूं। आपने संधि हिंदी वाले में पढ़ी है, तो हिंदी वाले में संधि पढ़े हो कि ई और अ मिलके क्या बना देते हैं? य बना देते हैं ना। ई और अ मिलके क्या बनाते हैं? य बनाते हैं ना। तो सबसे बड़ी चीज कि ई और अ मिलके य बनाते हैं तो य हो जाएगा।
और आपको एक और चीज़ बता दूँ कि संस्कृत में जो हलंत होते हैं जो व्यंजन ध्वनियों के नीचे ही प्रयुक्त होते हैं, स्वर ध्वनियों के नीचे हलंत प्रयुक्त नहीं किए जाते। तो जो हलंत होते हैं अगर किसी व्यंजन ध्वनि के नीचे आ गया तो वह व्यंजन ध्वनि क्या हो जाता है, जब जुड़ता है किसी के साथ तो वो व्यंजन ध्वनि लोप हो जाता है, उस व्यंजन ध्वनि का लोप हो जाता है। जैसे कि ये अंगा क्या है, व्यंजन है ना, इसके नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है ना। तो जब हलंत लगा हुआ है तो जब इसके साथ जुड़ेगा तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। बात इतनी समझ में आ गई। तो ये य तो ऐसे बन गया, इतना समझ में आ गया ना कि ई और आ मिलके य बनाए और आ की मात्रा है तो ये भी आ गया। ठीक है, क्यों आ गया आ की मात्रा वो भी बता देता हूँ। ये क्री धातु है री, और यहाँ पे ल्यूट में एक सूत्र चलता है पाणिनि का सूत्र मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो और भी उलझ जाओगे आप लोग। ठीक है, पाणिनि का सूत्र है, उस सूत्र के अनुसार ये ल्यूट में ट तो पहले आप हटा दो क्योंकि हलंत है, वो तो लोप हो जाएगा। मैंने अभी बताया कि हलंत होता है तो लोप हो जाता है। बचा क्या, ल्यू। ल्यू में अब एक जो सूत्र है उस सूत्र के अनुसार ये ल का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, ये ल खत्म हो जाता है। तो बचा क्या, यू। और कहा जाता है कि जब क्री के साथ यू जुड़ता है तो वो कर्णम शब्द प्रदान करता है। कर्णम का मतलब ऐसे सुन लो कि यू का ना अन बन जाता है, ऐसा सूत्र होता है कि यू का यू अगर किसी दूसरे शब्द के साथ जुड़ता है तो वो क्या बन जाता है, यू अन बन जाता है। जब अन बन जाता है तो अन और क्री, तो क्री यहाँ पे क्री का हो जाता है ऐसे अर टाइप का होगा। री की मात्रा जब पूर्ण होती है तो अर बनाती है, यह संधि विक्षेप संधि में पढ़े हो ना हिंदी में, तो उसी तरीके से जब अर बनाती है तो र के नीचे हलंत और ये अन, ये पूरा अ जब इसमें जुड़ेगा तो ये पूरा र बन जाएगा, ये पूरा र बन गया। तो और ये जब इस य के साथ जुड़ेगा, इस य के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे आ बनाया क र, सॉरी ये चीज न हो रहा है। आपको एक और फार्मूला बता दूं, संस्कृत का एक नियम है कि र के बाद अगर न होता है तो वो अगर शुद्धिकरण होता है, शब्दों का जो शुद्धिकरण होता है तो उसमें वो क्या हो जाता है, ड़ बन जाता है। तो इस तरीके से ये व्याकरण बना। इतना तो इसका डिटेल है, लेकिन अगर इसके अंतर्गत मैं सूत्र बैठाने बैठूं तो आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। तो उतना डीपली हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि उतना हमें डीप पूछेगा ही नहीं। हमें क्या पूछेगा वो, हमें सिर्फ ये पूछेगा कि इसके अंतर्गत उपसर्ग कितने हैं। तो 2 उपसर्ग हैं, कौन कौन, वी और आंग उपसर्ग हैं। इस पे उपसर्ग लिख लीजिए, सबसे बड़ी चीज की ये उपसर्ग है। उसके बाद धातु कौन सी है, तो क्री धातु है। ठीक, उसके बाद प्रत्यय कौन सा, तो ल्यूट प्रत्यय है। इतनी चीजें समझ में आ गई दोनों। ये 2 पॉइंट आप लोग समझ लीजिएगा बार बार, इसीलिए ये चीजें लिखवा दी, और पूछता भी यही है बस। ठीक है, उसके आगे कुछ डीप नहीं पूछता। अब आगे चर्चा को बढ़ाते हैं थोड़ा सा। और त्रिमुनि वगैरह तो आप लोगों ने, मैं कल ही बता ही दिया था। तो अष्टाध्यायी का मैं कह रहा था कि आज फिर से थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता दूं। मैंने आपको बताया था कि अष्टाध्यायी में अष्टाध्यायी जब लिखी पाणिनि ने तो उसके अंतर्गत पंचांग व्याकरण लिखा। पंचांग व्याकरण के तहत अपनी पूरी की पूरी पुस्तक रची। तो जो ये पंचांग व्याकरण है, जिसको हम व्याकरण पंचांग या फिर पंचांग व्याकरण दोनों कह सकते हो, हम व्याकरण पंचांग लिखते हैं। इसके अंतर्गत जो 5 चीजें आती हैं जिससे हमारा पूरा का पूरा व्याकरण कंप्लीट होता है। मैंने 4 ही बताई थी, एक और लिख लो, देखिए क्या होती है। पहली होती है सूत्रपाठ, ठीक। दूसरा होता है धातुपाठ,
तीसरा होता है गणपाठ, चौथा होता है उड़ादि पाठ, और पांचवा होता है लिंगानुशासन। इतनी चीजें समझ में आ गई बातें, ठीक है। अच्छा, इसमें पूछते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है हमेशा, ठीक। इतनी चीजें समझ में आ गई, अब आगे बढ़े। वर्णमाला, क्या गौड़, गौड़ जो आप कह रहे हो ना कि 4 गौड़ भी होते हैं, वो मुख्य रूप से नहीं माने जाते, इसलिए गौड़ की परिभाषा यहाँ पे देना उचित भी नहीं होगा, ठीक है। मुख्य रूप से 5 ही हैं जिनको हमने क्या बताया, पंचांग व्याकरण, यानी जो पूरा 4 नंबर पे उड़ादि, इसको सही करो, ऐसे होगा उड़ादि, उड़ादि पाठ। जो पूरा का पूरा व्याकरण संरचना होती है संस्कृत की, वो पूरा का पूरा व्याकरण शास्त्र इन्हीं 5 तत्वों पे आधारित है, ठीक है, इन्हीं 5 तत्वों पे आधारित है। वो जो 4 गौड़ हैं, वो 4 गौड़ इनके अंतर्गत आते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होता, उनसे हमें अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो वर्ण पे। और अब आते हैं हम, पहले वर्णमाला आज पढ़ेंगे ढंग से थोड़ा। लिखिए, वर्ण या अक्षर, ठीक। वर्ण या अक्षर क्या होते हैं, आपको कल भी बताया था कि न क्षरति इति, बस इतना काफी है। न क्षरति इति अक्षर कहलाते हैं जिसको हम क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, जिसका खंड ना हो सके। ऐसे लिख दो कि जिसका खंड ना हो सके, ठीक, जिसका खंड ना हो सके उसको हम वर्ण या अक्षर बोलते हैं। संस्कृत के अंदर इस वर्ण और अक्षर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। संस्कृत के अंतर्गत 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहले को कहा गया स्वर, पहले को क्या नाम दिया गया, स्वर, और दूसरे को नाम दिया गया व्यंजन। व्यंजन वो तो बात की बात है जो आप बोल रहे हो, चलना लो, व्यंजन और स्वर। अब ये देखिए स्वर क्या होते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में बोला गया, क्या बोला गया कि स्वयं स्वयं राजन्ते इति स्वराः। वरदराज जी के लघु सिद्धांत कौमुदी में ऐसा बोला गया। कहा गया कि जिसकी स्वयं सत्ता हो, यानी जिसकी स्वयं सत्ता चले, जो स्वतंत्र हो, वह क्या हो, स्वर है। तो इसको ब्रैकेट में आप करके लिखो, जो जिसको बोलने, जिसका उच्चारण क्या हो, स्वतंत्र हो। अच्छा, ध्यान रखना बार बार कि उच्चारण स्वतंत्र होता है। रचना हो सकती है कि 2 स्वरों को मिलकर एक नया स्वर बन जाए, यह रचना हो सकती है, लेकिन उच्चारण उनका जो होगा वो क्या होगा, वो स्वतंत्र होगा। अब एक और चीज समझ लीजिए इसको,
कि संस्कृत में जो स्वरों की संख्या है वो 9 होती है। नौ होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो अ होता है, छोटी ई, छोटा ऊ। मैं जानबूझ के छोटा ऊ और छोटी ई बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा स्पष्ट हो जाए आपको, ठीक है, परेशानी में न पड़ो। अ छोटी, छोटा ऊ, री, रे, ए, ओ, ए, औ, ठीक, ये 9 होते हैं। समझ में आई बात? अगर आपको पेपर में कभी भी ऑप्शन में देखो, ध्यान दो, 13 और 9 में कभी भी कंफ्यूज मत होना, सीधी सी बात 9 ही लगाना। अमूमन ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है कि आपको 9 ऑप्शन न दे। एक बार हुआ है लेकिन उस पर कंट्रोवर्सी हो गई और कंट्रोवर्सी के बाद वैसा काम करना ही लोगों ने बंद कर दिया, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि विरोधात्मक भाव क्यों उत्पन्न किया जाए। अगर पेपर में ऐसा आ जाए, कोई किसी लड़के ने किसी स्टूडेंट ने कह दिया कि गलत है, तो फिर टीचर के ऊपर भी सवाल उठने लगते हैं कि तेरा उसको समझाना पड़ेगा और वो वाकई में प्रमाणित नहीं है, वह प्रमाणित नहीं है, लेकिन इसकी प्रमाणिकता सिद्ध होती है, इसकी प्रमाणिकता सिद्ध होती है कि ये 9 है। अच्छा, ये 9 कैसे है यह भी बता दूं, तो आप जब माहेश्वर सूत्र मैं अभी पढ़ाऊंगा जस्ट थोड़ी देर में, तो आप देखिएगा कि उसके अंतर्गत कैसे 9 है और माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे। इतनी चीज़ें इधर हो गई। अच्छा, इनको हम अच भी बोलते हैं, अच ही बोलते हैं ना? हाँ, बता दीजिएगा मुझे कहाँ, हाँ क्या बात है उतनी चीज़ें याद कहाँ होती है। अब व्यंजन पे हम पहुँचते हैं। व्यंजन किसको कहते हैं? तो इधर हम थोड़ा सा यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। एक सेकंड बढ़ा देते हैं, लाइन हम अपनी बड़ी कर लेते हैं। ठीक, यहाँ करते हैं हम व्यंजन। देखिए, व्यंजन नीचे ड्रॉ कर दीजिए। किसको कहते हैं? तो सूत्र है उसी लघु सिद्धांत कौमुदी में, अन्वगः, अन्वगः इति, अन्वगः इति, सूत्र नहीं पता? अन्वगः भवति व्यंजना, अन्वगः भवति व्यंजना, ये इसका सूत्र है। मतलब क्या कहता है ये? अन्वग मतलब, अन्वग तत्सम शब्द है, आपको बता दूं संस्कृत का। अन्वग मतलब होता है किसी का अनुपालन करना, यानी पीछे पीछे चलना। यह काम क्या करता है? स्वर का अनुपालन करता है, यानी स्वर के पीछे पीछे चलता है। तो इसलिए अन्वगः भवति, यानी जब अनुपालन होता है तो क्या बनता है? व्यंजन बनता है। आप इसको लिख लो किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से उच्चरित, क्या? उच्चरित होने वाले अक्षर, स्वरों की सहायता से उच्चरित होने वाले अक्षरों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अच्छा, इसका एक सिंपल सा उदाहरण आपको मैं बता दूं कि स्वर, जैसे आप घर में नमक ले लो, नमक क्या है? स्वर्ग है। क्यों? क्योंकि उसका अपना एक स्वाद है, उसे अपने स्वाद के लिए, नमकीन लगने के लिए किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप व्यंजन बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, तो उस सब्जी में नमक नहीं डालोगे तो स्वाद नहीं आएगा, वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, वह इनकम्प्लीट रहेगा। तो इसलिए यह व्यंजन उस ढंग से भी देख लो। ठीक, अब समझ में आ गई बात। आगे देखते हैं कि हमारे संस्कृत में व्यंजन कितने, तो लिख लो कितने?
संस्कृत में कुल 33 व्यंजन होते हैं। ठीक, कौन कौन से वो अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई आपको। अब हम आते हैं माहेश्वर सूत्र पे थोड़ा। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा सा पहले माहेश्वर सूत्र पढ़ लें, उसके बाद हम उच्चारण वगैरह, उच्चारण स्थान वगैरह पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो हमने वर्ण का थोड़ा सा परिचय दिया। अब वर्ण रचना जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि वर्तिका हमें पढ़नी है, क्या हमें पढ़नी है वर्ण मात्रिका। वर्ण मात्रिका कहते हैं वर्णमाला को की संस्कृत होती है, वर्णमाला की संस्कृत जो होती है वो वर्ण मात्रिका होती है। ठीक है, तो वर्ण मात्रिका पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा माहेश्वर सूत्र देख लेते हैं कि माहेश्वर सूत्र किस तरीके से होता है, क्या होता है। तो हेडिंग हमारी पड़ेगी माहेश्वर सूत्र। ठीक, माहेश्वर सूत्र, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखिए माहेश्वर सूत्र कैसे होता है, क्या होता है। आपको पता है कि माहेश्वर सूत्र मतलब कैसे प्रकट हुआ? शंकर जी के डमरू से प्रकट हुआ। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी भी हैं, जानी भी हैं, याद भी होंगे माहेश्वर सूत्र वगैरह, है ना। तो आज हम थोड़ा सा उन्हीं सब चीज़ों को पढ़ेंगे, देखते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमको। जैसे एक श्लोक है, एक श्लोक है, किसमें लिखा गया? तो पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में लिखा, पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में लिखा। इस माहेश्वर सूत्र को देने से पहले लिखा उन्होंने कि नृतावशाने नटराज राजो ननाद ढक्का नौ पंचवकारम उद्धत कामम सनकादि सिद्धानम एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। उन्होंने कहा कि शिव जी ने हमारी प्रशंसा करते हुए हमारे तप से खुश होकर क्या बजाया? डमरू। कितनी बार? 14 बार। तो जितनी बार बजाया उतनी बार एक सूत्र की रचना हुई और उन्हीं सूत्रों से पूरा का पूरा संस्कृत व्याकरण शास्त्र लिख दिया गया। और उन सूत्रों को आप जरा ध्यान से देखना, रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अ से लेके ग तक आपको आता है ना, बस इतना काफी है। देखते चलो, मैं खुद बनाऊंगा, देखते चलो। पहले तो आप क्रम डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 इधर लिखते, चलो 7 इधर, 14 14 आधा आधा कर लेंगे। ठीक है, पहले 7 लिखते हैं, दिख रहा है ना। हाँ देखिए, आपको मैंने ये चीज बताई थी पहले भी कि पहले 4 में क्या है? स्वर आते हैं, पहले 4 में स्वर आते हैं। तो पहला स्वर कौन सा है भैया? अ है ना। दूसरा स्वर कौन सा है? ई है। तीसरा स्वर ऊ है। एक और लगा दो ऐसे ही। हमने आपको एक और चीज बताई थी कि संस्कृत में अगर हलंत लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, वो व्यंजन का लोप हो जाता है। अच्छा, ये शब्द, ये अक्षर लगाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि अगर हमको केवल और केवल यही चाहिए तो फिर इसकी ज़रूरत हमें पड़ी क्यों? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि वो जो 4000 सूत्र बनाने थे उसको किसी न किसी तरीके से प्रदर्शित तो करना था ना। तो प्रदर्शित करने के लिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर मैं अ से लेके ऊ तक ही बोलूँ तो केवल तो बीच ही वाला बोलूँगा ना, क्यों? लेकिन अ से लेकर तो अ बोल तो रहा हूँ, लेकिन ड़ तक तो इसके बीच वाले शब्द बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा? समझ में आ गई बात? इसलिए पाणिनि जी ने जो भी चीज़ें लिखी वो बड़ी वैज्ञानिकता के साथ और बड़े ही ढंग से लिखी गई। तो ये तो पहले हो गए आपके। दूसरे में ऊ के बाद क्या बोलते? चलो खुद बोलो, नहीं तीनों मत बोलो, एक एक बोलते चलो। री, री के बाद री,
और एक और अक्षर लगा दो बस। अब इस री के बाद क्या आता है? ए, उसके बाद ओ, उसके बाद ङ, एओंग, उसके बाद ओ के बाद ए के बाद औ, और यहाँ पे होता है च। देखिए मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ। क्यों अलग अलग करके लिख रहा हूँ? उसका एक कारण है। हम पढ़ क्या रहे हैं? वर्णों को पढ़ रहे हैं ना। तो जब वर्णों को पढ़ रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पहले से लेकर चौथे तक क्या होते हैं? स्वर होते हैं। स्वर क्या है? वर्ण है ना। अगर वर्ण है तो मैं शब्द में क्यों पढ़ूँ इनको? इसलिए मैं अलग अलग करके आपको दिखा रहा हूँ कि आप देखते चलिए कि कैसी वैज्ञानिक दृष्टि से इन्होंने लिखा एक्चुअली में। तो ए औ च, यहाँ तक आपने लिखा। अब जरा ध्यान दो, हम स्वरों को क्या अच क्यों बोलते हैं वो जरा समझिए। ये देखिए, ये अ है, यहाँ से उठाया और यहाँ से उठा के इन्होंने यहाँ लाया। और जो मैंने बताया था ना कि सूत्रों की रचना, तो प्रत्याहार भी एक तरीके के क्या है? सूत्र हैं। वर्णों की व्यवस्था बनाने का एक सूत्र उन्होंने दिया। अ से लेके च तक, तो उस प्रत्याहार में जो अच प्रत्याहार होते हैं, प्रत्याहार के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं सबको लिखा जाता है। तो अ से लेके जब च तक वो आए तो अ, ई, उ, री, रे, ए, ओ, ए, औ, ये सारे के सारे 9 जो वर्ण हैं ये क्या कहलाएं? इनको स्वर कहा गया। इतनी चीजें समझ में आई। अब आगे बढ़ूं, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, यहां तक तो आपको बता दिया मैंने कि स्वर होते हैं। उसके बाद वाले हम कैसे याद रखें या फिर कैसे याद करें वो देखिए जरा। आप लोगों को क ख ग आता है ना? तब देखिए ध्यान से, इस पांचवें में और इस छठे में, इस पांचवें सूत्र और छठे सूत्र में अंतस्थ व्यंजन आते हैं। और उससे भी बड़ी बात, इस पांचवें में आपने हिंदी में, मैंने जब वर्णमाला पढ़ाई थी आपने अर्धस्वर पढ़ा है। अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और य, र, व, य, र, व और ह। यह भी बताया था ना कि 4 होते हैं। और इसमें पांचवें में ह से शुरू कर दो तो ह, य, र और व। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है वरट? पांचवा सूत्र है ना है वरट। अरे ऐसे कर लो, हाय वाह, लो आप इधर कर लो उधर कर लो, फर्क नहीं पड़ना है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया? है वरट। आता है कि नहीं आता है? ये बताओ ये क्या है? अर्धस्वर है कि नहीं है? क्रम देखो, पहले स्वर रखा, उसके बाद क्या रखा? अर्धस्वर को रखा। ये 2 चीजें आपको समझ में आ गई। अब अगला देखो, छठे में ये अंतस्थ व्यंजन भी तो है, आपको मैंने बताया ना, ये अंतस्थ व्यंजन भी तो है। इसमें का एक अंतस्थ व्यंजन बचा हुआ है ना, उसको यहाँ पे ला के रख दिया, यहाँ पे ला के रख दिया, और इसको हमने क्या बोला? लड़। ठीक, ये समझ में आई बात। अब 7वें नियम पे देखो कि 7वें नियम में क्या शुरू किया कि 7वां नियम आपका जो है वो है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई ना। अंतस्थ व्यंजन जब खत्म हुए तो उसके बाद वर्णमाला में उन्होंने प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर को रखा। किसको रखा? पंचमाक्षर को। सबसे पहले उन्होंने य को रखा, सबसे पहले य को रखा, उसके बाद म को रखा, उसके बाद अंगा को रखा, अंगा के बाद उन्होंने रखा ण को रखा, ण के बाद न को रखा, और इसके बाद एक ये हलंत वर्ण हो गया। तो देख लो कितनी वैज्ञानिकता है कि इसमें आ गई आपकी पंचमाक्षर य, म, ङ, ण, न। ठीक है, अब आते हैं अगले पे जरा, 8वें पे। 8वां सूत्र देखिए, आठवां सूत्र देखिए।
यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट समझ में आ गई। 8वां सूत्र जो है वो ये है, अब चौथा वर्ण ले लो। कौन सा? चौथा वर्ण। किस क्रम का, किस वर्ग का चौथा वर्ग लोगे, वर्ण लोगे? इस वर्ण को देखो पहले, इसमें सबसे पहले कौन सा वर्ग है? च वर्ग है, उसके बाद कौन सा वर्ग है? प वर्ग है, उसके बाद क वर्ग है, उसके बाद ट वर्ग है, उसके बाद त वर्ग है। इसी क्रम में आप पहले यहाँ पे रखना शुरू करो, इसी क्रम में आप पहले यहाँ पे रखना शुरू करो। क्या रखोगे आप? यहाँ पे च वर्ग का चौथा वर्ग होता है और प वर्ग का चौथा भ, ठीक, और एक ये रख दिया इन्होंने एक्सेस। उसके बाद 9वां, इसमें इन्होंने रखा आपका, इसमें से बच गए जो, इसमें से जो बच गए हैं, कहाँ के बचे हैं? क वर्ण वाले, ट वर्ण वाले और त वर्ग वाले। तो क वर्ग का चौथा क्या होता है? घ। तो और उसके बाद ट वर्ग का चौथा क्या होता है? ट ठ ड ढ होता है। और उसके बाद त वर्ग का चौथा क्या होता है? ठीक। और उसके बाद एक इन्होंने रख दिया ये, कोई फर्क नहीं पड़ना। 10वां देखो,